Hello, 12th class. Now we start the next topic, एग्रीन रिफॉर्म्स, जिसको हम रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं कि खेती में क्या सुधार हुए। क्योंकि हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, प्रॉब्लम्स वगैरह देखी थी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो अब हम करेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या सुधार किए गए, क्यों लोग प्रोडक्टिविटी थी, स्मॉल होल्डिंग थी, तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए with the view of tackling the problem of Indian agriculture, the government has taken a series of reform measures since independence. These reform measures are properly known as agrarian reform और these are broadly classified. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है ये सब कुछ किया गया था सुधार। तो उसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या सुधार किए गए? फर्स्ट है टेक्निकल रिफॉर्म किए गए, सेकंड इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म किए गए जिसको लैंड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, फिर था थर्ड जनरल रिफॉर्म। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि टेक्निकल रिफॉर्म में क्या किया था। यूज़ ऑफ HY सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, एंटीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट और मशीनरी मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, ये सुधार किए गए थे। और लैंड रिफॉर्म के अंदर जो इंटरमीडिएट्स का था उसको दूर किया गया, एबोलिशंस किया गया। रेंट जो है रेगुलेशंस बनाए गए, जो कॉन्सिडरेशंस ऑफ होल्डिंग क्योंकि स्मॉल साइज थे, सीलिंग की गई लैंड होल्डिंग की, और कोऑपरेटिव फार्मिंग। जनरल रिफॉर्म्स में किया गया था एक्सपेंशंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट, रेगुलेट मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एंड प्राइस स्पॉट पॉलिसी। ये सुधार किए सरकार ने क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर में जो है समस्याएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए। तो फर्स्ट हम करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म, तकनीकी सुधार क्या किए गए एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले HY सीड्स, क्योंकि 1960 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो गया था, इन सबको देखते हुए तो उसमें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हरित क्रांति हुई थी तो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जो है बताया गया, HY सीड्स के बारे में बताया गया था। तो यूजेस ऑफ HY सीड्स Since 1965, high yielding variety seeds have replaced the conventional variety. जो पहली पुरानी वैरायटी थी उनको उनके स्थान पर HY सीड्स का प्रयोग करना सिखाया गया। HY सीड्स रिलेटेड थी वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार और कॉटन से। हैव लीड टू ए सस्टेनेबल राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकती क्योंकि हमारे यहाँ लो प्रोडक्टिविटी थी। और दिस ब्रेक थ्रो किसकी वजह से हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने जो है सेटअप किया था इसलिए ताकि इसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन HY सीड्स 2016 और 17 के अंदर जो है हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री की बात करें तो 6,20,743 क्वांटिटी की सेटिस्फाई किए गए थे सीड को। और फिर था यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, इसी के ही अंदर है टेक्निकल रिफॉर्म में ही कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। और 17-18 के अंदर लगभग 265.9 लाख जो है टन केमिकल फर्टिलाइज़र जो है यूज़ था। फिर इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स जो कीटाणुओं को मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव, जिससे डिसीज़ जो क्रॉप में लग जाती है उनसे बचाव के लिए इनका जो है इंट्रोड्यूस किया गया। 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर सेटअप किए गए। 4 प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्टिस मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज अडोप्टेशंस ऑफ HY सीड टेक्नोलॉजी के साथ। फिर साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस की गई जिसमें सेक्शंस ऑफ सिलेक्शंस ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, किस तरीके की क्रॉप जो है कल्टीवेट करनी है और उसकी क्या क्वालिटी होगी। प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल, रोटेशंस ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ सीड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, मतलब इन सब चीज़ों का हमें किस तरीके से जो है करना है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। इन दिस कनेक्शन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था ताकि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। एज मैनी 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई।
एनगेज्ड इन प्रमोटिंग साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए, ताकि जो है प्रमोट किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर करनी चाहिए। स्मॉल फार्मर टू बाई एग्रीकल्चर मशीन, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो है इन किसानों को कम ब्याज पर जो है पैसा उपलब्ध करवाया गया। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर एजेंसियाँ, रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंक, इन्होंने काफ़ी किसानों की सहायता की। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट के अंदर एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जो है सेटअप किया गया था, मेनली इसी पर्पज़ के लिए। सेकंड जो रिफॉर्म किया गया था वो था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म भी कह सकते हैं, भूमि सुधार। सबसे पहले तो इंटरमीडिएट जो थे, दलाल थे, उनको दूर किया गया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, टीलर ऑफ द सॉइल से सामान खरीदते और बड़े बड़े मनी लैंडर को बेचते, तो टीलर ऑफ द सॉइल्स के पास जो है सरप्लस नहीं बच पाता था, जिसको हम जमींदार सिस्टम कहते हैं। जमींदार को जो है प्रथा ख़त्म कर दी गई, ठीक है। और दिस हैज़ बीन डन विद दे व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लोटेशन ऑफ द कल्टिवेटर ऑफ द जमींदार जो उनका शोषण करते थे, इसीलिए जमींदार प्रथा को समाप्त किया गया। सेकंड, रेगुलेशंस ऑफ रेंट बनाए गए, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी से जो रेंट वसूल कर रहे थे, तो दीज आर नॉट टू एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, इससे ज़्यादा एक्सीड ना हो, उनको फिक्स किया गया। फिर होल्डिंग, जो स्मॉल होल्डिंग थी, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। considerations in practice to allot land to farmer at one place as replacement here for his hectare here and there, he save the cost of cultivation, क्योंकि किसी की लैंड एक अगर पूर्व में है तो दूसरी लैंड जो है पश्चिम में थी, तो इस तरीके से क्या करा कि किसी और की पूर्व में है और फिर उसकी पश्चिम में भी है, तो क्या किया गया, पश्चिम वाली उसको दे दी और इधर से पूर्व वाली इसको दे के लैंड के साइज़ को इंक्रीज़ किया गया, ताकि कल्टीवेशन पे जो लागत लगती है, खर्चा लगता है, उसको कम किया जा सके। तो 2004 में जो है 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को जो है कंसिडरेटेड होल्डिंग की गई। फिर सीलिंग की गई लैंड होल्डिंग की, प्रमोट किया गया ताकि इक्वलिटी लाई जा सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में, क्योंकि कईयों के पास तो बहुत ज़्यादा जो है ज़मीन थी और कई ऐसे भी थे जिनके पास साइज ऑफ लैंड बहुत कम था। तो इसको फिक्स करने के लिए सरकार ने सीलिंग की। सीलिंग ऑन होल्डिंग इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और ए फैमिली कैन ऑन, कि एक फैमिली के पास कितनी लैंड होनी चाहिए, उसको फिक्स किया गया। सरप्लस लैंड हैज़ बीन रिज्यूम बाय द गवर्नमेंट, सरप्लस लैंड को सरकार ने ले लिया और जो स्मॉल होल्डर थे उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, या लैंडलेस लेबर थे जो दूसरों के भूमि पे काम करते थे। फिर किया गया कॉपरेटिव फार्मिंग, यानी कि कुछ लोग मिलकर जो है खेती करें, और इससे भी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ होता है, खर्चा भी बढ़ता है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयर किया गया कि ताकि वो लोग इस तरीके का फ़ायदा उठा सकें। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज़ एनकरेज टू एनचार्ज bargaining power of smallholders. Together they can buy inputs at a lower price and sell their produce at higher price. तो इन सब चीज़ों के कारण जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है इंट्रोड्यूस की गई, लोगों को समझाया गया कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उठाया गया था वो जनरल रिफॉर्म का। जनरल रिफॉर्म मतलब इरिगेशन, क्योंकि हमारी जो फार्मर थे वो डिपेंड ऑन रेनफॉल थे, तो जिसकी वजह से अगर अच्छी रेन होती तो अच्छा प्रोडक्शन होता था, और अगर बेकार रेन होती थी यानी कि बरसात कम होती थी तो प्रोडक्शन ख़राब होता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने सिंचाई के साधनों की सुविधा उपलब्ध कराई। प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है एक्सपेंड की गई, सर्वल मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। 1951 में 17% लैंड जो है परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन कर दी गई, 45% लैंड अंडर कल्टीवेशन, जिसके अंडर जो है 45% लैंड थी। फिर प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट रखा गया ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल जाए और कम ब्याज दर पर। तो इसके लिए सरकार ने जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन किया और डिफरेंट जो है रूरल ग्रामीण बैंक जो है सेटअप किए। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैव बीन सेटअप किए गए ताकि फार्मर्स को एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन मिल जाए। रूरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किए गए फार्मर्स के लोन के लिए, और 94,640
7 जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियाँ बनाएगी। 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है सेटअप किए गए। कॉमर्शियल बैंक जो है उनको भी कहा गया कि वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करें, और ये बैंक जो है 72% जो है टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट करते थे। रीजनल बैंक जो है एस्टेब्लिश किए गए और 1982 के अंदर जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो नाबार्ड के नाम से जानते हैं, ये इंस्टीट्यूट जो है मेनली इसी पर्पज़ के लिए एस्टेब्लिश किए गए, इंट्रोड्यूस किया गया। 2017 और 18 की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट था वो हमारा जो है एस्टिमेट 11,79,425 करोड़ जो है बढ़ गया। मतलब लोग किसानों ने लोन लिया उनसे और इस प्रकार से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, अपनी समस्याओं को दूर किया। फिर क्या, रेगुलेट मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट, क्योंकि मार्केट की फैसिलिटीज़ बहुत कम थी जिसकी वजह से किसानों को अनाज अपने ही गांव में बेचना पड़ता था, मीडिएटर को बेचना पड़ता था और उससे उनको लॉस होता था। तो इसलिए सरकार ने मार्केट भी रेगुलेट की और कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटियाँ भी बनाई। रेगुलेट मार्केट हैव बीन एस्टैब्लिश अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री और इससे ऑफरिंग कर रहे थे ताकि रिम्यूनरेटेड प्राइस मिल सके फार्मर्स को, और जो मिडल मैन जो उनका शोषण कर रहे थे तो उनसे वो बच सके। ये जो मार्केट थी गवर्न बाय द मार्केट कमेटी के अंडर जो है सरकार ने मार्केट कमेटी के अंडर ये मार्केट बनाई और ये कमेटी जो है टाइमली फार्मर्स को पेमेंट करती थी और इंश्योर करती थी स्पेसिफाइड वेट और मेज़र करती थी एंड वैल्यू ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस। जो भी फार्मर सामान लाता था उनको सही तरीके से तोलना और उनकी सही ढंग से प्राइस दिलवाना। कोऑपरेटिव जो मार्केट सोसाइटियाँ बनी थी वो भी एस्टेब्लिश की गई मेन इसी कारण से, और दिस सोसाइटीज इंश्योर दैट द फार्मर प्रोड्यूसेस क्रेडिट एंड सोल्ड ओनली व्हेन न्यूमरेटेड प्राइसेस अवेलेबल। और ये सोसाइटियाँ क्या करती थी, सामान किसानों से खरीदती थी और जब उनको विश्वास दिलाती थी कि जब प्राइस अच्छे होंगे तो इन आपके इसको क्रॉप प्रोडक्शन को जो है बेचा जाएगा और आपको अच्छे प्राइस दिलाए जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी विश्वास दिलाती थी देयर इज़ नो गल्ट ऑफ सप्लाईज इन द मार्केट सो दैट द क्रॉप प्राइस डज नॉट क्रैश। भाई इस तरीके का भी नहीं करेंगे कि भी प्राइस जो है टूटे। प्रोविज़न फॉर स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज़ मेड बाय द सोसाइटी, और फिर उन सामान को स्टोरेज के लिए भी गोडाउन भी बनाए गए ताकि उन सामान को सेफ रखा जाए। और बिहाफ ऑफ द मेंबर्स फार्मर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ किसान मिलकर जो है इस प्रकार की सोसाइटी बना सकते थे हैं, और वो सभी मिलकर जो है जब प्राइस अच्छे हों तो मार्केट में उसको सेल करें, इस तरीके से वो, और फिर बाद में प्रॉफिट जो है आपस में बांटे तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो। फिर सरकार ने प्राइस पॉलिसी का प्रोविज़न रखा अंडर दिस पॉलिसी, और इस पॉलिसी के तहत क्या होता था कि गवर्नमेंट इंश्योर करती थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट से उनको किसी प्रकार का लॉस ना हो। तो इसलिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी, और ये हार्वेस्टिंग के टाइम में सरकार जो है वो डिक्लेयर कर देती है इस प्राइस को, ताकि कहीं भी अगर सामान उनका नहीं बिकेगा तो सरकार उस प्राइस पर उनका सामान खरीदेगी। द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू बाय द सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्हेन द मार्केट प्राइस इज लोअर देन इट। अगर मार्केट का प्राइस कम भी है तो वो उस प्राइस पर जो सरकार ने डिक्लेयर किया है उस प्राइस पर सरकार उनके प्रोडक्शन को परचेज़ कर लेगी। तो इस प्रकार से सरकार ने जो है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए ताकि हमारा एग्रीकल्चर जो है अच्छा इंक्रीज हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। तो सरकार ने इस तरीके से काम किया। तो ये थे रिफॉर्म्स कि एग्रीकल्चर में क्या क्या सुधार किए गए। पहले आप वीडियो को ध्यान से सुने और उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।